नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। पिछले एक महीने में वक्फ के मुद्दे पर कई डिबेट आपने देखी होंगी, लेकिन आज मेगा स्पेशल एडिशन में हम वक्फ के मुद्दे पर महापंचायत करने वाले हैं, क्योंकि दावे दोनों तरफ से बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि नया वक्फ कानून गरीब मुसलमानों की किस्मत बदल देगा, तो दूसरा पक्ष डंके की चोट पे कह रहा है कि केंद्र सरकार मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखल दे रही है। इसलिए आज हम नए वक्फ कानून पर दिग्गज वक्ताओं के साथ एक बड़ी महापंचायत करने वाले हैं, जिसमें यह तय हो जाएगा कि आखिर यह कानून मुसलमानों के पक्ष में है या उनके खिलाफ। और आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जनता जनार्दन भी मौजूद है। तो स्वागत है आपका आज के इस मेगा एडिशन में, स्पेशल एडिशन में, वक्फ पर बड़ी महापंचायत। आज का यह स्पेशल एडिशन वाकई देश देखेगा। प्रश्न है कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। संसद वाली बाधा पार कर वक्फ संशोधन बिल कानून बन चुका है, लेकिन इसके खिलाफ विरोध की आवाज भी बुलंद होती जा रही है। दिल्ली में आज मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया, जबकि 24 अप्रैल को दिल्ली में ही वक्फ बचाओ सम्मेलन होगा। 26 अप्रैल को कोलकाता में वक्फ बचाओ सम्मेलन होगा। 27 अप्रैल को महाराष्ट्र में मुस्लिम संगठनों की बैठक होगी। तो 30 अप्रैल पूरे देश में बत्ती गुल कार्यक्रम होना है। इसके अलावा 3 और 4 मई को दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक होगी, जबकि 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। असल सिविल वार तो ये लोग पैदा कर रहे हैं। हर जगह हिंदू मुस्लिम लड़ाई, कहीं हिंदू सिख लड़ाई। हमने अब सर पे कफन बांध लिया है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अपने सरों का नजराना देने के लिए तैयार हैं। हालांकि वक्फ के नाम पर अब खुलकर सियासत भी होने लगी है। इन मजलूमों की आहों, दलित बच्चियों की आहों से ये हुकूमत बहुत दिन तक अब बच नहीं सकती, बह जाएगी इंशाल्लाह। कौम जो सोई हुई थी उसको जगा दिया है। शुक्रिया मोदी साहब, सब हमने बर्दाश्त कर लिए। 10-11 साल से एक तमाशा था, कभी एक बच्चा लिंच हुआ, कभी किसी का घर जला, लेकिन ये दीन का मसला आ गया। शुक्र है और एहसान है पर्सनल लॉ बोर्ड का। कानून इसलिए बनाया गया ताकि आरएसएस के 100 साल के जश्न जो मनाया जा रहा है, ये आरएसएस को एक तोहफा देने के लिए। अभी तो अघोषित आपातकाल है, ये बहुत काला है। इस बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ कानून पर मुंबई में मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठक की। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के कुछ साथियों ने लोगों को गुमराह करने का कोशिश किया। मुसलमानों में भी बहुत बड़ा वर्ग के लोग, लाखों लोग आकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं, जिन्होंने कितने सालों तो गरीब मुसलमानों के नाम में लूटा है, वक्फ संपत्ति को लूटा है। अरे दुनिया भर के मुस्लिम देशों में वक्फ नहीं रहा। ये भारत में वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है और इसमें मुस्लिमों का भला नहीं हुआ, मुस्लिमों का नुकसान ही हुआ है। सवाल है कि क्या अब वक्फ के नाम पर खुलकर सियासत शुरू हो गई है? दरअसल नाम वक्फ का है, लेकिन निशाना नरेंद्र मोदी है। एक टीम की अगुवाई कर रहे हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकप्रिय प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। फैज खान उनका साथ देंगे और विष्णु शंकर जैन होंगे हमारे साथ इस मंच पर। एक तरफ है अमीर जमाई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनका अभिनंदन है। मौलाना अंसार रजा जी हैं, उनका अभिनंदन है। विवेक जी अमीर जी का साथ देंगे, उनका अभिनंदन है। तो स्वागत है आज की इस बड़ी महापंचायत के अंदर। अमीर जमाई, वक्फ के नाम पर आप यानी विपक्ष भड़काने का काम कर रहा है, क्योंकि अपना काम बनता भाड़ में जाए मुस्लिम जनता। देश में काला, एक लाइन में आया ना, काला कानून कोई भी आएगा, चाहे कृषि बिल हो या मुसलमानों के खिलाफ जमीनों को कब्जा करने का, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी अंत तक जो लड़ाई है उसको लड़ने का काम करेंगे जी। सुधांशु त्रिवेदी, आप बहुत बड़ी ब्रूटल मेजॉरिटी के साथ आए, थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आए, आप कोalition की सरकार के साथ आए, लेकिन आप
इस देश के एक बहुत बड़े तबके को, जो कि मुसलमान तबका है, उसको भरोसे में नहीं ले पा रहे हैं। हमने हाँ या ना? किस ईमानदारी के भाव से काम किया, एक लाइन में कहना चाहता हूं, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं, अपने फर्ज को झुककर सलाम करता हूं, पर तेरी मुखालफत से निखरती है शख्सियत मेरी, मैं सियासी दुश्मनों का भी बहुत एहतराम करता हूं। अच्छा ठीक है, अब अगला सवाल, राहुल गांधी की वक्फ पर चुप्पी समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है? राहुल गांधी की चुप्पी वक्फ पे ना राहुल गांधी चुप हाँ या ना में जवाब देना है, हाँ या ना में जवाब देना है, राहुल गांधी चुप है ना अखिलेश जी चुप है, पूरा इंडिया। मैं राहुल गांधी पर सवाल पूछ रहा हूं, मैं कैसे राहुल गांधी की चुप्पी? अरे हाँ या ना? हर बोल दीजिए, मैं जवाब नहीं दूंगा अखिलेश जी। हर काम माननीय अखिलेश जी तो नहीं करेंगे, उन्होंने निर्देश दिया। जया जो हमारे एमपी हैं संभल से, वो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर है। मैं पूछ रहा हूं, कोई राहुल चुप्पी गांधी नहीं की है। चुप्पी पे सवाल पूछ रहा हूं। प्रधानमंत्री क्यों चुप है? ओके सुधांशु, सेम सवाल आपसे है, सेम सवाल आपसे। आपका सवाल गलत है, आपके पास अमीश जी, आपका सवाल गलत है। पूरा गांधी परिवार संसद में है, माता जी भी, बेटा जी भी और बहन जी भी, इसके बावजूद तीनों में से कोई नहीं बोला है। क्यों? राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। अच्छा ठीक है, अब अंसार रजा, भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल बड़ी चुनौती है या अखिलेश यादव? सॉरी, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती कौन है, राहुल गांधी या अखिलेश यादव? राहुल गांधी। हाँ जी, तो एक को चूज करना ना सर, ऐसे थोड़ी। अरे आप चुप रहिए भाई, एक को चूज करना है, राहुल गांधी या अखिलेश? मुझे नहीं पता कौन किसके लिए चुनौती है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि राहुल गांधी जी ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। नींद उड़ा रखी है, इतना कह सकता। ओके। आपसे सवाल है, मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि अखिलेश जी के पक्ष में हूं, क्योंकि वो कुंभ में स्नान करने तो कम से कम गए थे, राहुल गांधी तो वहां भी नहीं है। जी, क्या वक्फ को लेकर आने वाले दिनों में बवाल और बढ़ेगा? आपको लगता है ऐसा? कोई ऐसा बवाल नहीं है इसके लिए ना? नहीं बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ओके, क्या आपको लगता है वक्फ के नाम पर देश के मुसलमानों को झूठ फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, और ये मुसलमानों के लिए नुकसानदायक होगा? शेर से शुरू कर। नहीं, आप एक लाइन में जवाब देना, हाँ या ना? शेर बोल दीजिए, इरशाद बोलने दीजिए ना, जब आप बोलिए। मुकर्रर। तुम्हें सुधांशु जी के लिए है ये। अच्छा, तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है उनके लिए। तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा, हमें बदनाम करते फिर रहे हो सारी दुनिया में, अगर हम सच बताने पर उतर आए। चलिए, आपने शेर में जवाब दिया। अब जवाब देता हूं जी। ये जो वक्फ, एक लाइन का जवाब है, रैपिड फायर राउंड। आप वक्फ कब्जाओ बिल लाया गया है। अच्छा, ये नया लफ्ज दे रहा हूं आपको, वक्फ कब्जाओ अमेंडमेंट बिल, इसको मैं सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा झुक वक्फ कब्जाओ बिल क्या हुआ? एक लाइन में जवाब, फैज खान, एक लाइन में जवाब। क्या? वक्फ कब्जाओ बिल लेकर आया गया है, जो अंसार रजा ने बोला, एक लाइन में जवाब। बिल्कुल गलत है, मुसलमानों को उनका हक देने के लिए कानून बनाया। एक शेर में बोलूंगा, देखिए सबने कहा, बार बार मेरे मुसलमान होने पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, तो मुसलमान होने पर चूंकि प्रश्न चिन्ह है, इसलिए एक शेर बोलूंगा और चारों लाइन सुनना। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, मेरी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, जिनकी खुद की तहमत फटी हुई है, वो मेरी टोपी उछालने में लगे हुए हैं। ओके। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का भला करना चाह रही है, ये इस देश के मुस्लिम नेताओं के गले उतर नहीं पा रहा है, सीधी बात है। बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं, एक फैक्ट है, लोगों के समझ में आ जाएगा। पिछले 60-70 सालों में, यानी पिछले 15-20 साल छोड़ दें, तो लगभग सेकेंड हाफ ऑफ 20वीं सेंचुरी में भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार था। मुसलमानों की संख्या इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा यहां थी, यानी भारत का मुसलमान पूरी दुनिया के सबसे गरीब मुसलमानों में शुमार था, ठीक। मगर भारत का वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड हो गया। मतलब उसके पास सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में किसी वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन नहीं है जितने भारत के वक्फ बोर्ड के पास है। भारत में सरकार के बाहर किसी के पास इतनी जमीन नहीं जितनी वक्फ बोर्ड के पास है। दुनिया में किसी नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के पास इतनी जमीन नहीं जितने भारत के वक्फ बोर्ड के पास है। और आज भी ये कहा जाता है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका गरीब है, अशिक्षित है, उसे आवश्यकता है, मगर 38 लाख एकड़ जमीन के बावजूद एक हॉस्पिटल बताइए, एक यूनिवर्सिटी बताइए, एक इस्लामिक लर्निंग का इंस्टीट्यूशन बताइए, एक लाइब्रेरी बताइए, एक अनाथाश्रम बताइए, एक वृद्धाश्रम बताइए। सब अगर इतना भी उस गरीब के लिए नहीं हो रहा है, इसके बाद इसके ठीक कंट्रास्ट में आपको 5 स्टार होटल बनने के उदाहरण हैं, फार्म हाउस बनने के उदाहरण हैं,
शॉपिंग मॉल बनने के उदाहरण हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में प्लॉट्स कटने के उदाहरण हैं। और इसके बाद आपको शायद पता हो कि लगभग 59,000 मुकदमे लिटिगेशन में प्रॉपर्टी हैं, उसमें 3,165 जहां पर मुस्लिम पीड़ित हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ कर रखा है। तो वक्फ बोर्ड की शानदार मुकद्दस जमीन के साथ जो धोखा हुआ है, उसके लिए शायद वक्फ बोर्ड की जमीन क्या कह रही है कि बेकस पे कर्म कीजिए सरकार मदीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना। तो भंवर से निकालने का काम मोदी जी कर रहे हैं। अमित जी अब आपका है। देखिए, दो चीजें बहुत अहम है राजनीति के अंदर, एक जो है प्रिसेप्शन क्या बनता है और दूसरा रियलिटी क्या है। प्रिसेप्शन आप कुछ भी बताइए, मोदी, बीजेपी, सुधांशु त्रिवेदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, ये सब मुसलमानों के विरोधी है। आप नैरेटिव कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन असलियत यह है कि गरीब मुसलमान को इस देश में साल दर साल कुछ मिला नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इसकी प्रामाणिकता कहती है। तो गरीब मुसलमान को उसका हक मिल जाएगा तो क्या तूफान आ जाएगा आपके चाय के प्याले में। आदरणीय सुधांशु जी की जो बड़े भाई हमारे जो इनकी पार्टी है, अगर ये मुसलमानों को, इस देश के गरीब लोगों को भंवर से निकालने का काम करती तो वाह क्या बात हो जाती। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये इस देश के लोगों को, जो गरीब लोग हैं, एक बड़ा तबका है, उनको कब्र में दफनाने का काम कर रही है। क्या कह रहे हैं? कब्र में दफनाने का कैसे कर रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप, भारत सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी साहब, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, हमारे हैं, आपके हैं, अगर आप कोई अमेंडमेंट लाते हो, अच्छी बात लाते हो, तो आपको अच्छी लगनी चाहिए। हमारी जो आवाम बैठी है वो सब कहें हमें कृषि बिल आप लाए हैं, हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारे पिताजी को अब दोगुना दाम मिल जाएगा, हमारे पिताजी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, शहीद क्यों हो रहे हैं। पूरे देश में बिल पास होने के बावजूद, बहुमत के बावजूद, सबसे कंट्रोवर्शियल बिल बना कृषि बिल। उसके बाद क्या बात है कि कोई भी बिल आपका, इस देश की जनता आप उसको कबूल नहीं कर पा रही। आप वक्फ बिल लाए, बड़ी अच्छी बात है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। हम चाहते हैं कि 2013 में, अमीश जी अगर आपको याद होगा, हमारे भाई साहब को भी याद होगा, शहनवाज हुसैन साहब ने 2013 के अमेंडमेंट में मोहर लगाते हुए एनडीए की तरफ से बोला था, उन्होंने कहा था कि ये बिल बहुत अच्छा है और हम ये चाहते हैं कि इस बिल के साथ इविक्शन एक्ट भी लाया जाए। इविक्शन एक्ट ला के जितनी भी सरकारी दफ्तर है जो वक्फ की ज़मीनों को कब्जा करके बैठे हैं, जिस पे सरकारी दफ्तर बने हुए हैं, एनडीए चाहती है, भारतीय जनता पार्टी है कि उसको भी हटाया जाए और हम भारतीय जनता पार्टी के बतौर उसमें मदद करेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन 13 को हमारे गृह मंत्री जी ने कहा, 60 सेकंड हो गए, 30 गृह मंत्री जी ने कहा कि जो 13 का अमेंडमेंट नहीं आता, इसको लाने की जरूरत नहीं थी। 13 में तो आपने समर्थन किया था। क्या बात है कि आपने वक्फ की जमीनों को कब्जा करने का देश के लोगों को कबूल। लेकिन क्या आपको लगता है, मैं राशिद अल्वी की स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूं, राशिद अल्वी ने जो बयान दिया वो सबके सामने है। राशिद अल्वी ने कहा कि आखिरकार ये जो कुछ हो रहा है, अगर आप किसी को छेड़ोगे, यानी उन्होंने कहा कि ये एक्शन का रिएक्शन है। क्या आपको लगता है कि जब मुसलमानों को भड़काने का एक तंत्र एक्टिव है क्या? फैज खान, राशिद अल्वी जी का जो बयान है ना, मैं उससे सहमत नहीं हूं। यदि कोई पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ अपमानजनक शब्द कहे या फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे, उसके लिए हमारे देश में कानून है और उस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। लेकिन विदेश का उदाहरण लेकर, सलमान रुश्दी का उदाहरण लेकर किसी की आंख निकाल लेंगे, दंगा कर देंगे, देश में गृह युद्ध कर देंगे, करबला कर देंगे, ये कहना इस्लाम के भी खिलाफ है और संविधान के भी खिलाफ है। मैं उनके बयान से बिल्कुल असहमत हूं। पर ये भड़काने का काम क्यों हो रहा है? मेरा पॉइंट ये है, मुसलमानों में शिक्षा की सब बताया ना कि हमने मुसलमानों को जी विधायक बनाया, सांसद बनाया, हमने वहां का मुख्यमंत्री भी बना दिया, फिर भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट करी है मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे। तो शिक्षा में सबसे पीछे है तो उनको बहकाना, वर्गलाना आसान होता है और ये लोग वही कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें भड़का रहे हैं। और मैं एक बात यहां पर बताऊं, देखिए क्यों स्वीकार एकदम से नहीं कर पाते, कह रहे ना स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं भी मुस्लिम परिवार और ठेठ मुस्लिम मोहल्ले में पला बड़ा हूं और बचपन में हमारे मोहल्ले में भी तकरीर होती थी, घर से टीवी लेकर आओ, शैतान का डब्बा है, इसे फोड़ेंगे। तो मेरे मन में भी करता था अपने घर से टीवी लेकर आ जाऊं और उसे फोड़वा दूं। उनकी तकरीर सुन के मैं ऐसे हो जाता था। लेकिन जब बड़ा हुआ तो यही मौलाना लोग टीवी में आकर तकरीर कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ये कह रहे हैं। तो बाद में उनको पता चला कि आईटी के लिए फोन
टीवी कैमरा आईटी के लिए कितना जरूरी है, वक्त आने के साथ पता चलेगा। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म करना मुसलमानों के हक में, सीएए मुसलमानों के हक में, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुसलमानों के हक में। थोड़ा समय बीतने दीजिए, मुसलमान समझ जाएगा, आपकी चालों को समझ जाएगा, तो इसे स्वीकार कर लेगा। ओके विवेक, जब आप देश के मुसलमानों को एड्रेस करते हैं तो वो आप बार बार, और बीजेपी को एड्रेस करते हैं तो आप एक बात कहते हैं कि ये देश के मुसलमानों के खिलाफ हैं, अकलियतों के खिलाफ हैं। क्यों? देखिए, और जब इमरान मसूद कहते हैं कि 60 मिनट में हम कानून को बदल देंगे, तब आपका लॉजिक कहां जाता है? वैसे तो आप सुधांशु त्रिवेदी को बोलते हैं कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, बदलेंगे कानून, हत्या कर रहे हो। 60 मिनट में सारे लॉजिक समाप्त हो जाते हैं। वो 60 मिनट लगे, 60 घंटे या 2 महीने, यानी कि 60 दिन टाइम पीरियड तो 60 मिनट बोला इमरान मसूद ने। हाँ, तो बोला है तो हम कानून बदलेंगे 60 मिनट में। इंडिया अलायंस अगर सत्ता और प्रक्रिया अपना समय लेगी, लेकिन उन्होंने भावनाओं में बोला कानून तो बदला जाएगा, ये नहीं कंटिन्यू करने देंगे इनको हम जिस तरीके से चला रहे हैं। ये देखिए सबसे बड़ा मजाक दुनिया का, जिसका नाम है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू फैज भाई, ये सबसे बड़ा मजाक है। ये कहते हैं साहब आप मुझे बताइए आप कितनी सीटें मुसलमानों को देते हैं? एमएलए बनना जरूरी नहीं है मुसलमानों के लिए, मंत्री बनना जरूरी नहीं है, मुख्यमंत्री बनना जरूरी नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर बनना जरूरी नहीं है, प्रेसिडेंट बनना जरूरी नहीं है, नौकरियां करते रहो, लेकिन हम तुम्हारे सगे हैं। आप मुझे बताइए ये सरकार मुसलमानों को क्या रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट और असेंबली में देगी? पहला सवाल। ओके सुधांशु जी, अब ये पहले सवाल पे रुकिए, और मेरा निवेदन है कोई इंटरवीन नहीं करेगा। आज ये बहुत बड़ी डिबेट है और मेरा निवेदन है देश आज इस चर्चा को देख रहा है, इसलिए बहुत। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए आज साफ गोई से बात होनी चाहिए। विवेक श्रीवास्तव आपके धुर विरोधी हैं, अमीक जमई आपके धुर विरोधी हैं, और मौलाना अंसार रजा अपने वक्तव्य को अपने तरीके से रखते हैं। एक बात सत्य है कि आखिरकार मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन आपकी सरकारों में नहीं है, वो कहीं ना कहीं खराब मैसेज देता है। मैं जवाब देता हूं, इसका पहले साफ एक गोई चीज से का जवाब दे दूं। मुझे उम्मीद करता हूं विवेक जी बीच में और देश सुनेगा आपके जवाब, अपने टर्न का इंतजार करेंगे। इन्होंने फैज भाई के लिए कहा कि सबसे बड़ा मजाक है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। मैं तो कहना चाहता हूं मेरे भाई, सबसे बड़ा मजाक तो आज कम्युनिस्ट पार्टी बन गई है, जो कहती है धर्म एक अफीम है, मगर साहब वो सबसे बड़े खुदाई खिदमतगार बन के खड़े हो जाते हैं। जो ये कहते थे कि किसी धर्म का साथ नहीं लेना चाहिए, वो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की फुरफुरा शरीफ के साथ खड़े होते हैं। अगर आपको याद हो, सलमान रुश्दी के खिलाफ जब अयातुल्लाह खुमैनी का फतवा जारी हुआ है, उस फतवे के विरोध करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी थी पहली, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे हमला है। आज साथ में खड़े हो जाते हैं। तो इनके लिए कहना चाहूंगा, पल भर में ये तोला है, पल भर में ये माशा है, कहते ये तमाशा है और खुद ही तमाशा है। अब मैं जवाब देता हूं कि मुसलमानों के बारे में, और मुझे मनोज कुमार का एक गाना याद आ गया, क्रांति का, उई शमाशा उई उई शमाशा, आज इस पूरे तमाशे को देखकर। ओके, अब सुनिए, जो मुसलमानों की बात कही, देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, मुझे इसमें बस थोड़ा 1 मिनट का समय लगेगा। जो मैंने पार्लियामेंट में बोला था उसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर दूं। एक दौर में मुस्लिम समाज बहुत बड़ा नॉलेज का सेंटर था, बिल्कुल 10th सेंचुरी के आसपास बगदाद का बैतुल हिकमत का मतलब सेंटर ऑफ नॉलेज, वो पूरी दुनिया के नॉलेज का सेंटर था। और उस समय क्रिश्चियन समाज जो था उस कट्टरपंथी में था। जब बैतुल हिकमत के लिए किताबों के लिए रिक्वेस्ट गई कॉन्स्टेंटिनोपल के राजा, यानी आज के इस्तांबुल के राजा किंग जस्टिनियन के पास, तो जानते हैं जस्टिनियन काउंसिल ने क्या कहा? इनको सब दे दो, यूनान के जमाने से जो है, क्योंकि बाइबल में जो लिखा सिर्फ वो सच है, इसके अलावा सब बेकार है और ये पढ़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। जैसे ये कहा ना कि वो शैतान का डब्बा है। तो भाई साहब सैकड़ों ऊंटों में निकलकर बैतुल हिकमत गए, और बैतुल हिकमत का जो पहला चांसलर बना उसका नाम था इज़ाक बिन हुनैन, जो क्रिश्चियन था, मुस्लिम नहीं था। और एक के बाद एक क्या नॉलेज की चीजें निकली। भारत से बहुत सी चीजें गई, जो सूर्य सिद्धांत का ट्रांसलेशन हुआ सिंध हिंद के रूप में, ये सुश्रुत संहिता का ट्रांसलेशन हुआ अल सुश्रुत के रूप में। उसके बाद जो मैंने बोला था, अलजब्र से अलजेब्रा आया, अल ख्वारिज्म से अलगोरिथम आया। उसके बाद सन्नाटा हो गया मुस्लिम वर्ल्ड में। 500-600 साल तक एक कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ। और मैं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े थिंकर है उनका बोल रहा हूं, साहब एक बाल पेन की निब नहीं बना पाए, एक वाइपर नहीं बना पाए, और उसके बाद कहा कि हम साहब वेस्टर्न सिविलाइजेशन से लड़ेंगे। 500-600 साल के बाद यदि एक बड़ा साइंटिस्ट पैदा हुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट इंडिया, आलम इस्लाम में, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मगर दुख की बात क्या है, एक लाइन बोल दूं,
2007 का साल मुझे याद है जब कलाम साहब का सेकंड टर्म होना था। हम चाहते थे कलाम साहब को सेकंड टर्म मिले, मगर कलाम साहब को सेकंड टर्म देने के लिए ना डीएमके राजी थी जिस तमिलनाडु के थे, ना सपा राजी थी, ना आरजेडी राजी थी। मगर 2007 का ही वो साल है जब अफजल गुरु, जो संसद के हमले का मुख्य आरोपी सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता हो गया था, उसको फांसी नहीं हो उसके लिए सब साथ खड़े थे। आप सोचिए, अफजल गुरु को बचाने के लिए खड़े, कलाम साहब को रोकने के लिए खड़े, फिर कहते हैं कैसा मुसलमान और किसके साथ साहब। सोचिए, छोड़िए क्या होता है एमएलए एमपी बनाने से। मैं तो कहना चाहता हूं एमएलए एमपी बनने से मुस्तकबिल सुरक्षित नहीं होता है। अरे आप तो वो थे किसी जमाने में शहंशाह आलम, बादशाह गाजी जिंदा पीर, बादशाह आलमगीर, हुक्मरान वक्त, निजामुल मुल्क, हुजूर नवाब, और आज कहते हैं साहब हम मजलूम हो गए। एमएलए एमपी तो लेते रहे, काहे मजलूम हो गए। ओके अंसार रजा जी, आखिर ऐसा कानून क्यों संसद में लाया गया कि पहली बात तो कमेटियां बनाना पड़ रही है कि समझाओ कि ये कानून अच्छा है। दूसरा, पार्लियामेंट जब आपने इतनी बहसें की तो फिर आपने फिर 7 दिन का वक्त क्यों मांगा जवाब देने के लिए। आप कोई भी चीज़ है, मोदी सरकार कोई भी कानून ला रही, चाहे वो किसानों के लिए लाई, आखिर बैकफायर मारना पड़ा। एक कानून ये लेकर के आई, कमेटियां बनाना पड़ी। अरे भाई, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी बड़ी संसद के मालिक हैं आप, तो आप ऐसा कानून लेकर के आइए कि सबके गले तो उतरे। आप समझाते फिर रहे हैं सबको। आपने बोला कि संसद के मालिक है, संसद का मालिक कोई नहीं है, संसद का मालिक देश की जनता है, ना मोदी है ना कोई और है। सर, इस वक्त देश तो के प्रधानमंत्री हैं। इस वक्त तो जो समझ में आ रहा वही बोल रहे हैं। नहीं, ओके इस वक्त जो आ रहा वही ये अंसार रजा ने बोला देश में रहिए, देश में बात, उन्होंने बोला हम तो देश की बात करते हैं, मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत के गीत सुनाता हूं, भारत की बात करूंगा। ओके, भारत की बात करते हैं। और दूसरा, आपका जो मन में आ रहा है वो आप कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है ये करा जा रहा है। बताना चाहता हूं, देखिए मालिक हो गए आप संसद के। ये जो कोर्ट मुल्क निकला है तो सरहद के उस तरफ भी एक मुल्क है, बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश, इधर ममता बनर्जी का बंगाल। अगर आप दोनों के साथ बैठ के मोदी जी कॉफी पी रहे थे। सुनिए जी, अरे साहब ऐसी काफी पिलाई है किस बेचारे याद नहीं आएंगे, पेट खराब हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, बड़ा बोल रहे थे, जब बंद कर दिया इधर से कोई व्यापार नहीं होगा, वैसे ही हालत खराब होगी। खैर एनीवे, मैं उसका बताता हूं। कॉफी पिलाई नहीं, कॉफी पी नहीं है, पिलाई गई है। किसको? मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस से दिल के पूछ के देखो कि मोदी उनका क्या हश्र करके आए हैं। कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते वो। जिस यूनुस के मुल्क में हमारे हिंदू भाइयों को कत्लेआम हुआ, उसके मुंह पर थूकना चाहिए था। जिसके पे होता है कि थूकना चाहिए था, थूकना चाहिए। अरे उसकी अर्थव्यवस्था का बात ओके। अब फैज खान आप शांत रहिए। फैज खान, सुधांशु त्रिवेदी, तो मैं पूछना चाहता हूं, ये जय फिलिस्तीन वालों के खिलाफ क्यों नहीं बोला गया? हमास के पक्ष में नारे लगाने वालों के खिलाफ क्यों नहीं बोला गया? हिजबुल्लाह के पक्ष में रैली निकालने के बारे में क्यों नहीं बोला गया? गाजा पे ट्वीट करने वाले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अगेंस्ट में क्यों नहीं बोला गया? इसीलिए कहते हैं साहब, ये अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से तो आगे आप लोग खुद समझ पाते हैं। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी सर? जरूरत, कैथोलिक बिशप काउंसिल ऑफ केरला ने लिख के दिया है कि जिस ढंग से सैकड़ों एकड़ जमीन पर क्रिश्चियंस की कब्जा हुआ है और जिस ढंग से चर्चेस पे कब्जा हुआ है, उन्होंने लिख के दिया कि साहब इस पे जल्दी से जल्दी चेंज होना चाहिए। और अपोजिशन पार्टी के एमपीस को भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, 31 मार्च को उन्होंने लिख के दिया कि साहब यूनानिमस करवाइए, क्योंकि ये बहुत हमारे लिए कष्टकारक हो रहा है। अब बताइए, अब जब दोनों माइनॉरिटी हो गई तो पहले तौला जाता है, एक कौन सी मजबूत वाली माइनॉरिटी है, कौन सा मजबूत वाला वोट, इसकी धमक ज्यादा है, इसकी खनक, छोड़ो क्रिश्चियंस को छोड़ देते हैं, ये वाला पकड़ लेते हैं। जी, अब मैं अमित जमाई की बारी है। देखो वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और इस टीम के एक हमने एक फॉर्मेट तय करा, तो उस फॉर्मेट के हिसाब से सुधांशु जी की अब बात का जवाब अमित जमाई देंगे। अमित जमाई, एक बात, अभी हमने पाकिस्तान के आर्मी चीफ का एक बयान सुना और वो बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। वो सवाल इसलिए खड़ा करता है कि एक मुल्क का जो आर्मी चीफ है वो भारत के बारे में और खासतौर पर हिंदुओं के बारे में क्या सोच रखता है, कितनी ज़हीनी सोच और कितनी गंदी सोच रखता है, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको बाइट क्या सुनानी है मैं बता देता हूं, उन्होंने किस तरह से हिंदुओं को सेकेंड ग्रेड सिटीजन की तरह बोला है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भड़काने का काम बॉर्डर पार भी है और भड़काने का काम यहां से भी है? आर्मी चीफ के जो पाकिस्तान के लोग हैं अभी भारत के बारे में जानते नहीं हैं। ये वो चोट है जब पाकिस्तान के 2 चिथड़े उड़ा दिए थे इंदिरा गांधी जी ने, और हमारे मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जो है दुर्गा का खिताब इंदिरा जी को दिया था। आज उस बांग्लादेश में शेख हसीना तक
मुजीब से लेके हसीना तक जो बांग्लादेश भारत के साथ जान से, दिल से, जिगर से जुड़ा रहा, चाहे वो हमारे मनमोहन सिंह जी रहे हो, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हो, शेख हसीना को वो अपनी सगी बहन की तरह से मानते थे। लेकिन जब ये देश टूटा बांग्लादेश, आज वहाँ पे पाकिस्तान का कब्जा होने का जो पूरा कार्यक्रम था, भारत ने बैठे बैठे उसको अपनी आंखों से देखा है कि कैसे ISI ने, चाइना ने बांग्लादेश पे कब्जा किया और हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो कुछ हुआ, हम तो ये कहते हैं कि वहाँ पे फौज उतार देनी चाहिए थी, जैसे इंदिरा गांधी ने फौज उतारी थी वहाँ पर। दूसरी बात, एक छोटी बात, देखिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से जो छोटी बातें वक्त पे कहना चाहता हूँ। आज कोई चर्चा नहीं कर रहा है। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने बोला पाकिस्तान जो क्रिएट हुआ वो फाउंडेशन ऑफ हिंदी हेट्रेड पर हुआ, एंड उसके बाद वी मुस्लिम रिजेक्टेड हिंदू मुस्लिम को एग्जिस्टेंस एंड कार्व्ड आउट पाकिस्तान। ये पाक आर्मी चीफ ने बोला और अपने बच्चों को ये बताइए। एक सेकेंड, और उन्होंने सीए को लेकर, वक्फ को लेकर भी बहुत सारी बातें बोली। मेरा प्रश्न ये है कि बॉर्डर के उस पार और बॉर्डर के इस पार, क्या आपको लगता है कि, और अमन की आशा के जो तार जोड़ने का प्रयास होता था इस देश के अंदर, क्या आपको लगता है कि बॉर्डर के उस पार और बॉर्डर के इस पार कहीं ना कहीं भारत में भी भड़काने की कोशिश है देश के मुसलमानों को? मेरा सवाल ये इसलिए है क्योंकि ये हो रहा है। चीन और पाकिस्तान के मामले में भारत का हर नौजवान, चाहे वो फैज साहब हो जो दक्षिणपंथी संगठन में बैठे हुए हैं, चाहे वो हमारे भाई हो रजा साहब हो, अमीर जामाई हो, एक दो साथी जहां बैठे हैं, अपना खून इस मादरे वतन के लिए जब जरूरत होगी प्रधानमंत्री जी ऐलान करेंगे, एक खून भारत की सरहद पर मिलेगा। कि आप जो वक्फ बाई यूजर, आप कहते हैं मुसलमानों के पास इतना जमीन है, इतने लाख करोड़ जमीन है, 90% उसमें कब्रिस्तान और मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं। आप बताइए कि एक कब्रिस्तान में आमदनी क्या होती है? हमारे यहाँ, आपके यहाँ गांव में जो शमशान है उसमें कोई आमदनी होती है क्या? कब्रिस्तान पैसा लगाना पड़ता है। वो कह रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी लैंड है, रेलवे के बाद, आर्मी के बाद सबसे बड़ी लैंड है, और आमदनी कितने 100 करोड़ रुपए है, आपसे ये कितने हजार करोड़ चाहिए? अमीश जी, वो किसको मिलेगा? गरीब मुसलमान को मिलेगा। अमीश जी, जो झटका मिला है, आप चाहते थे हिंदू एंडोमेंट बोर्ड, सिख बोर्ड, किसी में मुसलमान के होने का क्या जरूरत है? सिख लोग जो अपना गुरुद्वारा चलाते हैं, उसमें मेरा आपका क्या काम है? धर्म सबको आजादी देता है, स्वतंत्रता देता है कि आप उसको मैनेज करो, ठीक है। संक्षेप में, अब आपने कम से कम 2.5 मिनट बोला। ओके, सुधांशु त्रिवेदी 50 सेकंड, देन विष्णु शंकर। स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूं जो इन्होंने बात की। जब आर्मी चीफ ये बोल रहा है कि इट इज वी मुस्लिम हु क्रिएटेड पाकिस्तान बिलीव इन टू नेशन थ्योरी, अब माफी मांगनी चाहिए जो कहते हैं सावरकर ने और फलाने ने, ढिमाके ने टू नेशन थ्योरी दी थी। माफी मांगनी चाहिए। अब तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ बोल रहा है, कोई स्टेप नहीं। अब सुनिए, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, टू नेशन थ्योरी सर सैयद अहमद खान ने दी थी उस जमाने में, 1888 1887, लखनऊ 1888। और सुनिए 1888 मेरठ, और उस जमाने में सावरकर साहब 3-4। अच्छा, हमसे क्या मतलब पाकिस्तान बन गया? हमसे क्या मतलब? भारत के मुसलमानों से क्या मतलब? इसलिए कि भारत के मुसलमान अपने मादरे वतन के साथ लगे रहे, अपने जैसे सब लोगों ने देश को आजाद कराया, मिलजुल के हम आगे बढ़े। और क्या यह बात सही नहीं है कि इस देश के हिंदुओं ने मुसलमानों से वादा किया था कि जो इस मिट्टी में अपने बाप की कब्रें ढूंढते हैं, हम पूरी जिंदगी बतौर हिंदू एक मुसलमान की सुरक्षा करेंगे? आज सुरक्षित है मुसलमान? अब मैं जवाब दे दूं। पहली बात, ये सरासर झूठ है। भारत में रहने वाले, सुनिए जवाब देता हूं, 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोटिंग की थी 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और इसके लिए मैं कोट करता हूं, 3 फरवरी 1948 को कलकत्ता में सरदार पटेल का बयान है, और 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सरदार पटेल ने गुस्से में कहा था, जब मुस्लिम लीग के समर्थकों ने आकर यह कहा था, प्रतिनिधियों ने, कि हमें सेपरेट इलेक्टेड चाहिए, तो उन्होंने ये सीधे बोला था, कोई जाके चेक कर ले, हवा में नहीं बोल रहा हूं, कि भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया है। मैं नहीं मानता कि एक रात में दिल बदल गया, मगर जो होना था वो हो गया। अब अलग सेपरेट इलेक्ट्रेट, अलग आइडेंटिटी, अलग कानून की बात बिल्कुल सरदार पटेल साहब ने आगे चलने के पहले दिन से। और मैं एक और बात वो अपनी बात को रख ले, आप अपनी बात में फिर बोलिए। आपको पता मोहम्मद अली जिन्ना कहां से चुन के गया था 46 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? ना रावलपिंडी से, ना पेशावर से, ना लाहौर से, ना कराची से, ना ढाका से, चिटगांव से, मुंबई की बाइकुला से। 95% क्या मुंबई का नहीं? अब मैं बताना चाहता हूं, बिल्कुल मैं आपको मौका दूंगा, आपको मौका दूंगा, पूरी बात दीजिए, पूरी बात होगा, आपको मौका मिलेगा, और रही बात इसकी, बहुत जो पाकिस्तान में हो रहा है ना, कह रहे हैं जो बांग्लादेश में, याद करिए बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी तो बीएनपी थी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी।
जिसने जमाते इस्लामी को सबसे पहले सर पे चढ़ाया, 2001 में जमाते इस्लामी का एक मिनिस्टर बनाया। आज कहां है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी? जमाते इस्लामी है। सोच लो, चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही सदा खरा होता है। फिर ऑडियंस से सवाल लूंगा मैं। जो हम नॉबिंग करता है उसका हर्ष नहीं होता। और लास्ट में मैं कह दूं आर्मी चीफ के लिए, ये बहुत बोल रहे हैं, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के एमपी का पाकिस्तान के विदेश मंत्री के सामने दिया गया बयान है। उसने कहा शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आए और उनके पांव कांप रहे थे। ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया गया बयान है और उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। ये तो हैसियत है। 14 में पूरे देश के हिंदुओं से जब प्रधानमंत्री ने बोला कि अब ये यूपीए खत्म हो चुका है, मैं पहला हिंदू हूं जो प्राइम मिनिस्टर बन के भारत को बचाऊंगा, सरहद को बचाऊंगा, और ये पहले आदमी थे बगैर पासपोर्ट वीजा लिए पाकिस्तान में घुस गए, जाके बिरयानी खा के आए। किसने बोला था? हम तो चाहते थे कि पाकिस्तान का इलाज हो, हम तो चाहते थे पाकिस्तान का इलाज हो, लेकिन वो बांग्लादेश जिसे भारत ने 2 चिथड़े में उड़ाया था, वो पाकिस्तान को, क्या बात है कि आईएसआई का आज वहां पे अड्डा है। ये अंतरराष्ट्रीय नेता प्रधानमंत्री हमारे हैं ना, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय तो है ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय। पूरा चाइना का वहां पे कंट्रोल हो गया उनका आर्मी पे, बांग्लादेश पे, और हमारे हिंदू लोग मारे गए। और मोहम्मद यूनुस से जो हिंदू मारे गए बांग्लादेश में, जो मारे गए। नहीं, मुझे भैया एक बात बताओ, जब पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का विस्थापन हो रहा था और वहां मारा जा रहा था, अफगानिस्तान में मारा जा रहा था, आपके सपोर्ट वाली सरकार थी, क्या करा था आपने? क्या करा था आपने? हिंदुओं को विस्थापित करके ट्रेनें कट के आई थी, क्या करा था आपने? आपकी जब पंडित नेहरू, जब इसीलिए पंडित नेहरू थे वहां पर, क्या बात पूरी नहीं हुई है जी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, उनकी आंखों के सामने जब मोहम्मद यूनुस बैठे हैं, पहले आदमी है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस बोले आप सरकार बनाओ, हम आपके साथ हैं। 2 बात आप वहीं से भाषण से मंचवा पे बोलते हैं ना, टेलीप्रॉम्प्टर लेकर आप बोलते हैं कि हमारा एक भी हिंदू माइनॉरिटी के साथ कुछ हुआ तो भारत चुप नहीं। ओके, जवाब एक सेकंड सुधांशु, जैन साहब क्या कोर्ट में मामला गड़बड़ा गया है? ऐसा बार-बार मैसेज ये आ रहा है लंबा चौड़ा। टोटल वापस आते हैं, टोटल गलतफहमी फैलाई जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खेल बिगड़ गया है? कोई खेल नहीं बिगड़ा है, ना कोई खेल था। ये बिगड़ने वाला है? नहीं, ये मौसम बिगड़ने वाला है। कुछ नहीं, कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये चिंता व्यक्त की और इसको नहीं बताया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग में कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट वक्फ पे जान के हम शौक में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग में ऑब्जर्वेशन दिया कि इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जो स्वागत लायक योग्य हैं। और साथ ही साथ अमीश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा आप मुझे बताइए, बहुत विरोध है, बहुत दर्द है अमीश जी, जरा इन सारे लोगों से पूछिए, अभी सारे अलग अलग एक्ट का हवाला दे रहे थे। वक्फ एक्ट 1995 नॉन मुस्लिम्स पे लागू क्यों होता है? ओके, पॉइंट है आपकी बात के अंदर। अमित जवाब ठीक है, अमित जवाब। देखिए विष्णु भाई, क्यों लागू होता है? क्यों लागू होता है? क्या विष्णु भाई, तो 2 नॉन मुस्लिम मेंबर इसीलिए 2 नॉन मुस्लिम मेंबर है, ओके, हम पे लागू होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हटा दीजिए वक्फ काउंसिल से 2 नॉन मुस्लिम मेंबर और वक्फ बोर्ड से, पर वक्फ एक्ट 1995 हम पे लागू भी नहीं होना चाहिए। ओके, जवाब। विष्णु भाई, वैसे जैन भी मिनोरिटी है, जैसे अंसार रजा मिनोरिटी है, अमीर जमाई मिनोरिटी है, हम माइनॉरिटी नहीं मानते, मिनोरिटी हम अभिन्न अंग है। किसका? हम इस पूरे सनातन समाज का अभिन्न अंग है, हम माइनॉरिटी नहीं है। देखिए विष्णु बहुत इमर्जिंग ऐसी माइनॉरिटी 1% हो गए, 24% इनकम टैक्स देते हैं। ऐसी माइनॉरिटी 39 लाख एकड़ जमीन ले कहते हैं हम तो कुछ है नहीं भैया, अमीर जवाई अंसार रजा का जवाब भी जरूरी है। बहुत इमर्जिंग वकील है, मैं इनको बड़ा पसंद करता हूं, विरोध के बाद पसंद करते हैं आप? सुनिए तो मेरी बात, पूरे देश में से बोल रहे हैं। अरे सुनिए ना, सुन ही रहा हूं मैं। अरे विचारधारा का टकराव है, उन्होंने वकील विचारधारा का टकराव है, अच्छे इंसान है, लेकिन उन्होंने वकालत पे बात नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला हमारे एजी को, सरकार के जो हमारे वकील सरकारी, ये बताइए महोदय, ये जो हिंदू मंदिर हैं, का उसमें दूसरे लोग भी हो सकते थे मेंबर कि नहीं? उनको कोई जवाब नहीं था। नहीं है जवाब, दूसरा जवाब नहीं दिया ना। मैं जवाब दे रहा हूं, मेरी बात पूरी सुनिए, तो आप ही तो बैठे थे सामने। चलिए, दूसरा उन्होंने कहा कि जो वक्फ बाय यूजर है, 200 साल पहले 300 साल पहले मस्जिद है या कुछ है, उसका क्या इंतजाम करेंगे आप?
ये उसको खत्म करना चाह रहे थे कि जिससे बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टीज अमीक भाई, अभी जो सुनवाई इन्होंने खत्म नहीं हुई है। अडानी इसको अभी वादा सुप्रीम किया था, कोर्ट की सुनवाई अडानी खत्म नहीं इसको- हुई है। अभी सुनिए, शुरू हुई एक है। सेकंड, आप ये गलत किसी कोट का कर रहे बात नहीं हो हैं, जाए, ये बात गलत नहीं हो कोट कर रहे हैं जाए, अमीक बात भाई। नहीं नहीं, मन नहीं, गलत गलत कहा कोट है। कर रहे हैं। एक मिनट जी, अभी सुनवाई शुरू हुई है। डी नोटिफाई आप नहीं कर सकते। नहीं, ये सरकार आप ने उसको- अंडरटेकिंग दी है, ये सुप्रीम कोर्ट का एंट्री बॉर्डर नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इस देश में क्या होने वाला है ये हमें नहीं पता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा सुप्रीम ये कोर्ट ने। दो बातें कही गलत हैं कोट कर रहे कि हैं साहब वक्त सुप्रीम बाय कोर्ट को। यूजर जो आप डिलीट साहब, करना मैं चाहते पूरी हो hearing में था, वो डिलीट नहीं गलत होगा। कोट कर रहे हैं सुप्रीम बस कोर्ट खत्म को। है। गलत कोट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को टोटल- साहब। मैं पढ़ दूं, आप बताइए, पढ़ दूं। बताइए कहाँ लिखा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्त बाय यूजर जो खत्म हो गया गलत। The मैं 2 दिन properties- की हेयरिंग में सुनिए, एक-एक क्या बोलिए, मिनट खड़ा बोलिए, था साहब। The properties declared by the court as a work should वो not वहां पर be थे, सर। denotified as a work whether they are by work by user or work by deed while the court is hearing the matter. Yes, ये तो मैं भी Number कह 2, रहा हूं। all member of the works board and central work देखिए, council must जो be इंग्लिश में पढ़ रहे हैं Muslim. और जो हिंदी में Must be बोला, Muslim. कितना बड़ा फर्क है। आप क्या बोल रहे हो साहब? सुनिए, हमें इधर पूरे वैसे- देश में एक मिनट, पूरे देश में आपने जो हिंदी में सुन बोला लीजिए, वो अलग था, जो अंग्रेजी में बोला वो सही बोला। सुन लीजिए, पूरे देश मान में लो जो कि अंग्रेजी जैन मंदिरें कब्जा हो रही हैं, एक केस लड़ नहीं पा रहे। हम पैसा क्यों देंगे, नहीं लड़ चलिए पा रहे हैं? गुजरात चलिए आप क्यों हमारे नहीं लड़ साथ पा रहे हैं? चलिए। अरे जैनों को पैसा देंगे। जैनों को पैसा देंगे। माइनॉरिटी भाई धन्य भाई। वो कह रहे हैं जैनों को पैसा देंगे। मैं किसी को अरे लेट हम डाउन नहीं देखते हैं करना भाई, चाहता। एक सेकंड। किसी को लेट डाउन नहीं करना चाहता। जो सच्चर ये थोड़ा ज्यादा बोल गए। ये थोड़ा ज्यादा बोल गए। लड़ेंगे। सुनिए, सच्चर कुतुब मीनार कमेटी लड़ेंगे की अमीक भाई। रिकमेंडेशन सुनिए। गौशाला लड़ेंगे। एक सेकंड एक मिनट सर, सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार वो कहते हैं कि साहब मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, वो दलितों से भी खराब हो गए थे। और मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, अगर ये प्रचारित होता है कि पंचर बना रहे हैं और किसको देंगे? जैनों को। आपको पता है इस समय देश का सबसे बड़ा उद्योगपति जिसके बारे में बहुत आपत्ति करते हैं वो भी जैन है। आप समझिए, जैनों को देंगे। सबसे बड़ा बिजनेस हाउस जैन है, इन्हें पता ही नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक इसे कहते हैं महाराज। सुनिए इसे कहते हैं, मतलब इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं कह रहा हूं, इनके मुंह से जो निकल गया। हम लोगों का उस जमाने में एक डायलॉग होता था पुराने जमाने में कि नवाबियत चली गई मगर अभी भी नवाबी वाला जलवा नहीं गया। वो कहते थे भैया खाने का ठौर नहीं है और शौक नवाबों वाले। ओके ओके, लेकिन देखिए अमीश भाई, जैनों ये की बात हो रही है। मैं एक बात कह रहा हूं, अगर जैन समुदाय का आप इनकम टैक्स कलेक्शन देख लें, उनकी नेटवर्थ देख लें, तो पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर होगी लगभग। और इस देश के सिख समुदाय का भी आप देख लें तो वो भी यही होगा। ये दोनों बड़ी एंटरप्रेन्योर कौम है और इनका बहुत सम्मान है। इसलिए आप जैनों को देने की बात कर रहे हैं, ये देश को दे रहे हैं, ये देश को दे रहे हैं। ओके, सवाल किसका है? वो हाथ खड़ा करे और सवाल पूछे। ओके जनाब, आप पूछिए। बिल्कुल आऊंगा आपके पास। सुधांशु जी, कृषि कानून पे 700 बलि चढ़ी और इस पे भी बलि चढ़नी चालू हो गई है। ऐसे कानून आप जनता को पहले समझा क्यों नहीं देते हो कि भाई तुम जो है ये दंगे फसाद ना हो और उसके बाद ये कानून आए। आप इतनी बलि चढ़ा के आम जनता को कितना मारोगे? आपने कहा कृषि कानून पे जिनकी वजह से बलि चढ़ी, चुनाव लड़े, पंजाब में नाम नहीं लूंगा, जमानत जब्त। दूसरे बड़े नेता, किसान नेता जो सबसे ज्यादा कह रहे थे, चुनाव लड़े। सुनिए, बता रहा हूं, अरे मैं आपको बता रहा हूं, जान चली जाने वाली बात सुनिए। सर पूरी बात सुनिए, मैं जवाब देना चाहता हूं। सर पूरी बात सुनिए। चुनाव नहीं जीत पाया। आप सुनिए, मैं जवाब देना चाहता हूं। तो आप बोलने नहीं देंगे मुझे? आप नहीं बोलने हम इतनी देर से चुप बैठे हैं। बिल्कुल बोलने दूंगा। जोर से बोलेंगे तो आप बोलने देंगे? क्यों नहीं दे रहे हैं? अब मैं बताता हूं, 700 लोगों की जान गई तो मैं तो पहले भी पूछ चुका हूं। दिल्ली में जान गई, दिल्ली में हमारी सरकार नहीं थी, ठीक, और पंजाब के लोग थे। डेथ सर्टिफिकेट कौन देता है? सर लाशों पे राजनीति लड़ती जाए। डेथ सर्टिफिकेट जान किस कारण से गई दिखाओ ना, इसीलिए कह रहे हैं। और सुनिए भाई, एक बात गलत मत करिए, इसमें गलत तरीका है। प्रोटेस्ट केंद्र की सरकार के खिलाफ था, केंद्र के कानून के खिलाफ था। अरे लोग मरे क्योंकि बिल आपने टाइम पे ठीक है, लेकिन आपने वापस नहीं लिया टाइम पे बिल। और जो हमारे उत्तर प्रदेश के नेता थे, जिन्होंने कहा था कि साहब वो कानून की बात कर रहे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़िए, उनके गांव में उनके समर्थित कैंडिडेट को उतरे वोट नहीं मिले, जिससे ज्यादा लोग पंचायत में बैठे रहते। मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है, सुधांशु जी से सवाल है मेरा कि हिंदुस्तान के अंदर
जो मुसलमान है और अगर रास्ते पे नमाज पढ़ता तो उसको मना कर दिया जाता, इसको इजाज़त नहीं दी जाती। लेकिन हिंदू जब भाई हमारे कावड़ लेकर आते तो महीनों महीनों के लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। ये कानून को लागू करने के लिए दोहरी नीति किस लिए है सर? एक सवाल है, देखिए ये एक सेकंड है, विवेक शांति रहिए आप। अब ये एक सुधांशु सवाल है और ये ब्रॉडर सवाल है। ब्रॉडर सवाल इसलिए कि इस बात को बहुत सारे नेता भी कह चुके हैं कि मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट करा जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। ये एक धारणा बनाने का प्रयास हो रहा है। एक सेकंड, ये सुधांशु जी इसका देखिए 40 सेकंड लीजिए, जवाब दीजिए। बताना चाहता हूं, सड़क के ऊपर कोई भी कार्य करना परमिशन लेकर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गणपति पंडाल लगाइए, दुर्गा के पंडाल लगाइए, आपको अगर कोई अपना जलसा करना है परमिशन लीजिए, करिए। पर अगर आप बगैर परमिशन के रोड ब्लॉक करेंगे तो हटाया जाएगा। सिंपल सी बात है। मैं चैलेंज करके कहता हूं, नमाज पढ़ने की परमिशन कहां दी गई, दिखाइए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वो कह रहे परमिशन दी नहीं जाती। ठीक है, आपने अच्छा सुनिए 2014 से पहले की दिखाइए परमिशन। सड़कों के ऊपर तमाम वो है, उस जमाने में हमारी सरकार नहीं दी परमिशन। अच्छा चलिए, परमिशन दिखाइए, आपने रिक्वेस्ट दिखाइए कभी 2014 से पहले, यही समस्या है। और यही समस्या है। अब सुनिए, सेकंड ग्रेड सिटीजन में बताना चाहता हूं, सेकंड ग्रेड सिटीजन की बात नहीं है। वास्तविकता में इस देश में मुस्लिम सुपर ग्रेड सिटीजन था। और बाकी माइनॉरिटीज को भी ले लीजिए। आज मैं कहना चाहता हूं, वक्फ बिल की बात हो रही है, ऐसा कोई प्रावधान ईसाइयों के लिए है ना, सिखों के लिए है ना, जैन के लिए है ना, पारसी के लिए है ना, यहूदी के लिए है ना। अब बताइए उसके बाद कौन सेकंड? और मैं चैलेंज करके कहता हूं, एक सेक्युलर कंट्री बताइए, एक सेक्युलर कंट्री। ओके, अंसार रजा बता दीजिए। अंसार रजा, विवेक, अमित भाई, जो बताना चाहता है वो हाथ खड़ा करें। किसी मुस्लिम देश में डेमोक्रेसी है कि नहीं है जहां इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जितने इस्लामिक रिपब्लिक हैं, एक में भी डेमोक्रेसी नहीं है, ये सत्य है। एक इस्लामिक देश बताइए जो सेकुलर हो और जहां पर डेमोक्रेसी प्रिवेल करती हो, जहां पर लोकतंत्र हो, जिसकी दुहाई आप लेते हैं। आप मलेशिया गए कभी? हाँ जी, मलेशिया गए कभी आप? मालदीव गए कभी आप? तुर्की गए कभी आप? हाँ बोलिए। कतर गए कभी आप? हाँ बोलिए। वहाँ क्या डेमोक्रेसी है वहां पर? नहीं, डेमोक्रेसी है या राजशाही है? डेमोक्रेसी है या राजशाही है? वहां पर किंग होता है या क्या नहीं है? अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो भारत के प्रधानमंत्री को वहां का सम्मान तो क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? उनको क्यों नहीं? अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो ओके, जवाब एक सेकंड। दुबई से क्यों लिया? ये निहायती बचकाना तर्क है। आप डेमोक्रेसी आप प्रश्न ये आ रहा है, 20 सेकंड। किसी मुस्लिम देश में डेमोक्रेसी है कि नहीं है जहां इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जितने इस्लामिक रिपब्लिक हैं, एक में भी डेमोक्रेसी नहीं है, ये सत्य है। अब सुनिए मेरी बात। मोदी क्यों नहीं है? अरे भाई, मुस्लिम बहुसंख्यक है तो अपने हिसाब से शरिया लॉ को लेके आते हैं। एक लाइन बिल्कुल। आप आपको मैं आपके पास मुस्लिम कंट्री बता दिया कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो, बताइए बात है जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो। और एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिद में उड़ाई गई हो, चाइना में उड़ाई गई, रशिया में उड़ाई गई। ओके, अंसार बुल्गारिया में, पोलैंड में तोप लगा के उड़ाई गई। और देखिए बाहर सांप नेवले, मैं किसी के लिए वो वर्ड नहीं प्रयोग कर रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। बाहर ऐसी लड़ाई है जैसे सांप नेवले की लड़ाई है, यहाँ कैसे गले मिलके साथ में खड़े हैं और ज्ञान दे रहे हैं कि साहब ये हमारे, बता रहा हूं। और सुनिए, अरे वो आपको गले लगाना नहीं चाहते, आप गले पड़ रहे हैं। आपको गले लगाना नहीं चाहते, आप गले पड़ रहे हैं। ओके, अंसार रजा दे रहा भाई। एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हो और एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, और यहाँ यही दोनों खड़े हो जाते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का लंबेदार बनके। इसे कहते हैं कि रह अमित जब तय करेंगे, कप्तान वो अंदर से बड़े कप्तान साहब के पास जाता हूं मैं। भाई ऐसा है, कप्तान साहब तय कर ले कि कौन बोलेगा। अच्छा 20 सेकंड आप बोल लीजिए। जी, फिर कप्तान साहब तय करें। सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और हम इनकी इज्जत भी करते हैं, इनको बोलने का हक भी है, क्योंकि पार्लियामेंट और सरकार इनकी है, सब कुछ इनका है। लेकिन मैं हमारी सरकार होगी तो हमारी रिस्पेक्ट, उनकी वो तो जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन भी पता आप आने वाले नहीं है। मैं एक बात बता दूं, बार जब भी हमारे मुल्क की इंसानियत की बात आती है, डेमोक्रेसी बात आती है डेमोक्रेसी की,
तो भाजपा या भाजपा के जो हवारी जवारी है वो मिसाल देते किसकी? क्या है भाजपा के हवारी जवारी? हवारी जवारी मतलब जो उनके साथ रहते हैं, हाँ, तो वो पाकिस्तान की मिसाल देते हैं। आप ऑडियंस है, आप समझदार हैं, सवाल आपसे करता हूं, जो हवारी जवारी कहा किसको है आपने यहाँ पर? जो पाकिस्तान, एक मिनट, जो पाकिस्तान दुनिया के ज़कात टुकड़ों पे पल रहा हो उसकी हम मिसाल देंगे। कतर की तो आप दे रहे थे अभी। कतर ज़कात में नहीं पड़ रहा है, पाकिस्तान ज़कात में पड़ रहा है, और पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान से लेना हमारा क्या लेना देना है? ओके अब कप्तान को भी मौका मिला। अब देखिए मिडिल ऑर्डर ही ऐसी बैटिंग करा, कप्तान का मौका ही नहीं आ रहा। देखिए मैं चाह रहा हूँ कि कुछ सार्थक बात हो जाए। बिल्कुल सार्थक हो जाए। 1 मिनट 1 मिनट। आरी जवारी वाले पे तो मामला नहीं है आपका। आरी जवारी वाला मामला तो नहीं है आपका। मेरी बहन ने कहा आहारी जवारी। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी का हिटलर का एक ट्रूपर ग्रुप है। हिटलर किसको? आगरा में हिटलर का एक ट्रूप था, वो अंडरग्राउंड काम करते थे, फिर वो ऊपर आ जाते थे। अच्छा। पूरे आगरा में लोग इकट्ठा हो रहे, पूरे देश में यूपी में इकट्ठा हुए, और वो कह रहे हैं कि वो माननीय अखिलेश यादव जी को गोली मारना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि एक दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लालजी सुमन को ऐसे चाकुओं से काट के फेंक देना चाहते हैं। तलवारें, गड़ासे और पगड़ियां सब भारतीय जनता पार्टी ने बांटी है। पूरे लॉ एंड ऑर्डर का क्या मामला जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी होश में आ जाओ, नहीं तुम्हारे खिलाफ ऐसा फैसला दूंगा जिंदगी भर याद रखोगे। ये उत्तर प्रदेश का हाल है। मैं वक्त की बात कह रहा हूं, एक आखिरी बात 30 सेकंड की बात। देखिए हम ये कह रहे हैं कि आप भारत को भरोसे में क्यों नहीं ले पा रहे हो? चलो ये तो मुसलमानों की बात हो गई। कृषि बिल पे जो पूरा देश का किसान है वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, कौन है वो? ओके क्यों लोग आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं? आरी जवारी वाला कमेंट आया। ओके सुधांशु त्रिवेदी आप 30 सेकंड बोलिए। छोड़िए, ये कह रहे हैं किसान आंदोलन यूपी में इतने जिले हैं 75, 5 जिले के बाहर बताइए जहां आंदोलन था। चैलेंज करके बताओ, छठा जिला बताओ जहां आंदोलन था। दक्षिण भारत बताओ जहां आंदोलन था। हम सुनिए किसान आंदोलन के दौरान गृह मंत्री उसका बेटा कर्नल हमारे किसानों को कुचल के मार दिया उसने, जो है इनका गृह मंत्री, और बैठा रहा। अच्छा ठीक है, अब आप सुनिए आखिरी दौर है चर्चा का। ओके, हम पूरे टाइम सुनते रहे कांग्रेस सरकार थी दिल्ली जयपुर जाम कर देंगे, दिल्ली जयपुर जाम कर देंगे। क्या जाम किया दिल्ली जयपुर? मैं पूछना चाहता हूं, आगरा के नीचे आंदोलन बताओ, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में कहां आंदोलन था? ये बताइए, आसाम से लेके बंगाल से लेके कहां आंदोलन था? शांति संसद में, क्या पूरी दुनिया की संसद में उसके लिए उसके रेजोल्यूशन पारित? बिल्कुल आखिरी दौर है, मेरा निवेदन है। एक सेकंड देखिए, बहुत अच्छी चर्चा गई है। मेरा निवेदन है, दुनिया की संसद कौन है? दुनिया के जो अलग अलग देशों के जो पार्लियामेंट्स हैं, अब मैं बताना चाहता हूं, भारत के किसानों पे क्या कहा? सुनिए, क्या कहा? 2021 में जिस दिन विदेश से कमेंट आया किसान आंदोलन के बारे में, उस दिन भारत की संसद शुरू होने में 2 दिन रह गए थे। ग्रेटा थनबर्ग की रिपोर्ट आई है, उस दिन भारत की संसद शुरू होने वाली थी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस बार बोला पहली बार संसद का सत्र शुरू हुआ है और बाहर से कोई कमेंट नहीं आया। इसलिए इनकी एक बात का जवाब दे देना चाहता हूं, जो 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड में। सर मल्लापुरम तो भारत में है ना? सर मल्लापुरम तो भारत में है। मल्लापुरम की जिला पंचायत ने कहा कि चूंकि ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका हो गया है, इसलिए अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 से घटा के 16 कर दी जाए पूरी केरला स्टेट में। और मई 2013 में केरला की सरकार ने मान लिया। फिर जब विरोध हुआ तो केरला सरकार ने जून 2013 में विड्रॉ किया और ये कहा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा। पूरी बात सुनिए, अब सुनिए सर, तमिलनाडु भी भारत में है। तमिलनाडु के एक गांव को नोटिस मिल गया कि पूरा वक्त का है। सुनिए सर, नहीं, कोलत्तूर गांव, पेरम्बूर जिला, तमिलनाडु में कहा गया कि मुसलमानों की आबादी 70% हो गई तो अब मंदिर में पूजा बंद हो जानी चाहिए, और तमिलनाडु की सरकार ने मान लिया। कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा उत्तर से दक्षिण तक नहीं बोला। एक मिनट, कश्मीर तो 100% मुस्लिम डोमिनेटेड था, वहां तो चरारे शरीफ इसलिए जला दी गई, तो जलाने वाला पाकिस्तान भाग गया क्योंकि उन्होंने कहा दरगाह को। ओके, दोनों कप्तान है, दोनों सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी और अमित जवाई। देखिए इस आखिरी दौर है, मैं चाहता हूं आप दोनों हाथ मिलाएं, आप दोनों हाथ मिलाएं और इस कार्यक्रम का यहां पर आमंत्रित करते हैं। आप लोग हाथ जोड़ेंगे और आप दोनों ने, क्योंकि दोनों कप्तानों ने अच्छे तरीके से बहस करी है, बढ़िया तरीके से बहस करी है, और मुझे लगता है कि एक सार्थक चर्चा निकल के आई है। तो आज के स्पेशल मेगा एडिशन में महापंचायत जो वक्त पर थी, उसमें फिलहाल इतना ही। आप सबने इस कार्यक्रम में हमें अपना समय दिया, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। एक लाइन में आप भी कहती थी, एक लाइन में आप भी कहती थी, पहले आप इरशाद। देखिए मैं फैज साहब पे कह रहा था, शैतान एक रात में इंसान बन गया। शैतान एक रात में इंसान बन गया। जी।
और जितने नमक हराम थे कप्तान बन गए। ओके, अरे तो कप्तान कौन बना? कप्तान कौन बना? ये तो उल्टा हो गया, ये उल्टा तीर हो गया थोड़ा। आप 5 बार कप्तान उनको कह रहे थे। मैं कहना चाहूंगा, सुनिए टीम के बारे में, कैसी टीम मिलके खेली वो आप है। जानते हैं। सुनिए ये टीम कैसे मिलके खेली है, वो पुराना गीत था ना, वक्त ने किया क्या हसीन सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। तो मैं कहना चाहता हूं, वक्त ने किया क्या हसीन सितम, मौलाना साहब और मार्क्स मिलके हो गए हम। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के इस महापंचायत एडिशन में, वक्त के महापंचायत एडिशन में इतना ही। आपको यह कार्यक्रम कैसे लगा जरूर हमें बताइएगा। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार। इस मेगा एडिशन में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।